नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आपकी समरी क्लास रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट पेपर 4 जो लोग जाइब का एग्जाम देने जा रहे हैं JAIIB का। तो आप सभी के लिए समरी क्लासेस हम लेके आ गए हैं दोस्तों, और आपके लिए आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने जाइब फ्री बैच में मॉड्यूल बी डिस्कस करेंगे दोस्तों। और मॉड्यूल बी की जो हमारी पहली यूनिट, या अगर हम ओवरऑल यूनिट की बात करें तो ओवरऑल ये 5th यूनिट होगी जिसको डिस्कस करेंगे। और हमारी यूनिट का नाम है कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो आज हम लोग कस्टमर रिक्वायरमेंट को कवर करेंगे। और कस्टमर रिक्वायरमेंट में हमारा जो मेन कंसेप्ट है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंट्रोडक्शन, मैस्लो थ्योरी और कस्टमर रिक्वायरमेंट अबाउट सर्विस क्वालिटी, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को दोस्तों। सबसे पहले रिटेल बैंकिंग में अगर हम प्रोडक्ट देखिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोडक्ट या सर्विसेज जो बैंक उनको प्रोवाइड करता है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, वो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो बैंक उनको प्रोवाइड करता है। तो बैंक कौन कौन से प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को? बैंक 3 प्रकार से अपने कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। सबसे पहले रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स, रिटेल एसेट्स प्रोडक्ट और अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है दोस्तों, जब हम लायबिलिटी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो लायबिलिटी प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट होते हैं जिनके थ्रू आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हो, इसीलिए वो बैंक की क्या बन जाती है, लायबिलिटी। यानी लायबिलिटी प्रोडक्ट्स आर सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और टर्म डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार रिटेल जो क्रेडिट प्रोडक्ट होते हैं, या क्रेडिट को ही हम एसेट्स प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एसेट्स प्रोडक्ट की बात करें तो ये जो एसेट्स प्रोडक्ट होते हैं ये एक प्रकार से क्या होते हैं, लोन होते हैं जो इंडिविजुअल कस्टमर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे पर्सनल लोन एक एग्जाम्पल है रिटेल लोन का, या ऑटो लोन या होम लोन की बात करें, या एजुकेशन लोन की बात करें, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स की बात करें, या अदर रिटेल लोन की बात करें। सो ऑल दीज प्रोडक्ट्स कम्स अंडर द रिटेल क्रेडिट प्रोडक्ट। एंड थर्ड, अदर प्रोडक्ट। अदर प्रोडक्ट्स में क्या क्या होता है दोस्तों? अदर प्रोडक्ट को अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं तो आपने देखा होगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की सर्विस बैंक आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आ जाएंगे। एटीएम कार्ड आपको मिलता है, फोन बैंकिंग आपको प्रोवाइड की जाती है, इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड की जाती है, मोबाइल बैंकिंग प्रोवाइड की जाती है, डिपॉजिटरी सर्विसेज आपको बैंक प्रोवाइड करता है। ये अदर प्रोडक्ट में काउंट होता है। और हाँ, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जितने भी बैंक आपको सेल करता है वो भी अदर प्रोडक्ट में काउंट होता है थर्ड पार्टी में, जैसे इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड या गोल्ड कॉइन एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जब हम रिटेल बैंकिंग की बात कर रहे हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो कस्टमर है कौन जिनको अपने प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं या अपने प्रोडक्ट की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, तो उन्हें हम लोग यहां पे कहेंगे टारगेटेड कस्टमर। क्या कहेंगे दोस्तों? टारगेटेड कस्टमर। देखिए यहां पे 2 बातें आपको थोड़ी सी याद रखनी होंगी। सबसे पहले अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? प्रोडक्ट की। किसमें? रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग में अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो रिटेल बैंकिंग में प्रोडक्ट, बैंक के पास मल्टीपल प्रोडक्ट होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों। ठीक, अगर प्रोडक्ट या सर्विसेज की बात करें तो मल्टीपल प्रोडक्ट और सर्विसेज होते हैं। ठीक है, अगर हम डिलीवरी चैनल की बात करें, किसकी बात करें? डिलीवरी चैनल की। डिलीवरी चैनल की अगर हम बात करें तो यहां पे मल्टीपल डिलीवरी चैनल भी होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल मल्टीपल डिलीवरी चैनल्स होंगे। ठीक है, और अगर हम कस्टमर की बात करें, क्या करें? कस्टमर की। ठीक है, तो कस्टमर भी क्या होते हैं? मल्टीपल कस्टमर ग्रुप होता है। मल्टीपल कस्टमर ग्रुप होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी? रिटेल बैंकिंग की। ये रिटेल बैंकिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर हम बात करें टारगेटेड कस्टमर, तो वो कौन से टारगेटेड कस्टमर हैं जिनको बैंक की ये प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं या सेल किए जाते हैं? सबसे पहले इंडिविजुअल कस्टमर होते हैं, ज्वाइंट बोरोवर होते हैं, एम्प्लॉय ऑफ प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप फर्म्स होते हैं, कंपनीज होते हैं या कंपनीज की भी होते हैं ना जो एम्प्लॉयज हैं, एनआरआई, नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ट्रस्ट और एसोसिएशंस एक्सेट्रा। तो ये इतने प्रकार के कस्टमर पाए जाते हैं जिनको बैंक यहाँ पे टारगेट करता है। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए, अगर हम बात करें तो अप्रूवल प्रोसेस क्या होता है किसी भी रिटेल लोन का, यानी अगर बैंक अपने कस्टमर को एसेट्स प्रोडक्ट ऑफर करता है तो एसेट्स यानी लोन के लिए वो अप्रूवल प्रोसेस क्या होता है। सो द प्राइमरी स्टेप इज द वेरिफिकेशन ऑफ द केवाईसी डॉक्यूमेंट। सबसे पहला स्टेप है कि केवाईसी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होना चाहिए, है ना, जिसने लोन के लिए अप्लाई किया है। बैंक नीड टू रिफर एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस ऑफ एएमएल और केवाईसी। तो बैंक को जरूरी है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और केवाईसी के तहत जो भी केवाईसी गाइडलाइंस हैं जो आरबी प्रोवाइड करता है उसको फॉलो किया जाए। वंस वेरीफाइड, अगर एक बार वेरीफाई हो जाता है तो लेंडर प्रोसीड्स द नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस द लोन फर्दर। तो जैसे ही केवाईसी आपका कंप्लीट हो जाता है तो बैंक नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या कर देगा, फॉलो कर देगा, स्टेप को आगे बढ़ा देगा। और मोस्ट ऑफ द बैंक फॉलो अ स्कोरिंग मॉडल। जब भी किसी व्यक्ति को लोन देते हैं तो मैक्सिमम बैंक ऐसे हैं जो क्रेडिट मॉडल को फॉलो करते हैं, यानी बोरोवर की क्रेडिट रेटिंग को भी चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जब भी कोई बैंक किसी कस्टमर के बारे में जानकारी लेता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वही प्रोसेस कहलाता है ड्यू डिलीजेंस। क्या कहलाता है, या तो आप ड्यू डिलीजेंस के नाम से सुनेंगे या आप CDD के नाम से सुनेंगे, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस। ठीक है दोस्तों, तो ड्यू डिलीजेंस इज अ प्रोसेस और एफर्ट टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन or conducting a transaction so a party is not held legally liable for any loss or damage। सिंपल सी लाइन में उन्होंने कहा है कि ड्यू डिलीजेंस का मतलब वो है कि वो सभी जानकारी को कलेक्ट कर लेना, एनालाइज कर लेना किसी भी डिसीजन को लेने के पहले, जिससे कि जो भी कर लेना डिसीजन, कंडक्ट कर लेना, हाँ, जिससे कि पार्टी, जो भी पार्टी है वो लीगली लाइबल ना बने किसी भी लॉस और डैमेज के लिए। ठीक है दोस्तों, पार्टी वर्ड में मिस कर रहा था। तो ड्यू डिलीजेंस इज अ प्रोसेस और एफर्ट टू कलेक्ट एंड एनालाइज ऑल द इंफॉर्मेशन बिफोर टेकिंग अ डिसीजन, यानी आप डिसीजन लेने के पहले वो सभी जानकारी को कलेक्ट कर लें, उनको एनालाइज कर लें। मतलब अगर मैं आपको लोन, मैं एक बैंकर हूं और आपको लोन देने जा रहा हूं, या आप बैंकर हैं और मुझे लोन देने जा रहे हैं, तो आप जब मेरा पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, तब आप हमारे लोन के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जब ड्यू डिलीजेंस होता है तो उसमें किन किन चीजों को ध्यान में रखा जाता है, ड्यू डिलीजेंस में किन किन चीजों को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहला वेरिफिकेशन ऑफ केवाईसी। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा स्टेप ड्यू डिलीजेंस का पार्ट है, कौन सा स्टेप ड्यू डिलीजेंस का पार्ट नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि वेरिफिकेशन ऑफ केवाईसी, केवाईसी को वेरीफाई करना, यानी with the relevant document with proper cross verification of information in various documented as well as personal visit or inspection report। ठीक है दोस्तों, सो जितनी भी बैंक को इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो सभी इंफॉर्मेशन बैंक के पास तक कलेक्ट हो जाए, डॉक्यूमेंट कलेक्ट हो जाए, या जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं उन सभी को वेरीफाई कर लेना, चाहे वो पर्सनल आइडेंटिटी की ही बात क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आता है वेरिफिकेशन ऑफ पैन कार्ड, आपका परमानेंट अकाउंट नंबर। और ये कहां से मिल जाएगा, वेरिफिकेशन कहां से हो जाएगा, आईटी इनकम टैक्स की वेबसाइट से। फिर वेरिफिकेशन ऑफ इनकम डॉक्यूमेंट, आपने जो भी इनकम डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो आपकी आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट से कलेक्ट कर लिया, मैच कर लिया जाएगा, आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट से। ठीक है, फिर आ जाता है क्रेडिट रिपोर्ट वेरिफिकेशन। तो आपकी क्रेडिट रेटिंग की इंफॉर्मेशन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी से अवेलेबल हो जाती है। हाउस विजिट, आपका घर की विजिट करना। ठीक है दोस्तों, जिससे रेजिडेंशियल एड्रेस जो आपने दिया है वो कंफर्म हो जाए। टेलीफोनिक वेरिफिकेशन भी किया जाता है इंडिविजुअल का, जिससे फोन नंबर कंफर्म हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करें लोन की तो क्वांटम ऑफ लोन क्या होता है, क्वांटम, तो क्वांटम ऑफ लोन इज आइदर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, जो लोन दिया जा रहा उस प्रोडक्ट की बात करें, और इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। तो जो क्वांटम ऑफ लोन होता है वो दो चीज से रिलेटेड होता है, या तो जिस इंडिविजुअल को लोन दिया जा रहा, इंडिविजुअल को लोन दिया जा रहा है, इंडिविजुअल को लोन प्रोवाइड किया जा रहा, उनकी इनकम, या फिर जो प्रोडक्ट ऑफर किया जा रहा है, जो प्रोडक्ट ऑफर किया जा रहा है उससे। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब जैसे अगर आपको होम लोन ऑफर किया जा रहा है तो होम लोन के हिसाब से आपकी इनकम की बात होगी। अगर आपको ऑटो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है तो ऑटो लोन के हिसाब से बात होगी। समझ रहे हैं आप? तो सबसे पहले पर्सनल लोन की बात करें। अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं
तो आपके लिए जो इनकम क्राइटेरिया है वो क्या है? पर्सनल लोन के लिए इनकम क्राइटेरिया है 12 टाइम्स ऑफ मंथली इनकम। आपकी जो मंथली इनकम है उसका 12 टाइम्स तक आप पर्सनल लोन के तौर पे ले सकते हैं। यानी अगर आपकी तनख्वाह 30,000 रुपए है, 30,000 रुपए मंथली है, तो आप 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3,60,000 रुपए तक का आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ऑटो लोन 4 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम। तो ऑटो लोन में क्या होगा? 4 टाइम्स ऑफ एनुअल, आपकी जो एनुअल इनकम है वो 3,60,000 रुपए है। और अगर हम बात करें तो इसका 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 छिंग 24 और 4 ती 12, 13 14 और 1 2 3 4, यानी आप 14 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, आप इतने तक का ऑटो लोन ले सकते हैं। और फिर क्या है? हाउसिंग लोन, आप 48 टू 60 टाइम्स, 40 टू 60 टाइम्स ऑफ मंथली इनकम आप लोन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दीज मल्टीपल कुड वेरी बैंक टू बैंक, है ना। अब एक बात याद रखिएगा कि ये हमने कॉमन प्लेटफॉर्म पे आपको ये बता तो दिया है, बट ये कभी कभी बैंक टू बैंक वेरी कर जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मार्जिन, मार्जिन का मतलब है कि अगर आप 100 रुपए का लोन लेने जा रहे हैं, 100 रुपए का अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट में कितना आपको लगाना पड़ेगा और कितना बैंक फाइनेंस कर देगा, कितना फाइनेंस आपको हो जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का है, तो आपको 15 से 30% तक का मार्जिन दिया जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे 15% का मार्जिन है, तो 100 में से 15 रुपए आप लगाओगे, बकाया 85 रुपए तक का आपको क्या हो जाएगा? फाइनेंस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ पाए मार्जिन। तो लोन, रिटेल लोन में जो मार्जिन होता है वो 15% से 30% तक होता है। और जब आप रिटेल प्रोडक्ट पढ़ोगे तो हर एक रिटेल प्रोडक्ट के आगे कितना मार्जिन है वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर रीपेमेंट पीरियड क्या होता है? रीपेमेंट पीरियड तो 3 से 30 साल तक का रीपेमेंट पीरियड दिया जाता है। जैसे अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको 3 से 5 साल में लोन वापस करना पड़ेगा, यानी 3 से 5 साल का ही लोन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप होम लोन लेते हैं तो 5 से 30 साल तक का आपको लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। और ऑटो लोन में 30 से 5 साल तक का लोन आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब आ जाते हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट। व्हाट इज कस्टमर रिक्वायरमेंट? कस्टमर की जरूरत क्या है? हर एक कस्टमर, कोई भी कस्टमर हो, उसकी नीड यूनिक होगी और डिफरेंट होगी, ये 100% सभी लोग जानते हैं। तो कस्टमर आर द की एट्रीब्यूट ऑफ द रिटेल बैंक। रिटेल बैंक का सबसे मेन एट्रीब्यूट कौन है दोस्तों? वो कौन है? कस्टमर। और डिफरेंट कस्टमर हैव डिफरेंट नीड, अलग अलग कस्टमर की अलग अलग नीड होती है और फाइनेंशियल सर्विस की जरूरत होती है। तो बैंक इन्हीं नीड को टारगेट करके डेवलप करता है अपना प्रोडक्ट। बैंक क्या करता है? इन्हीं कस्टमर की नीड को टारगेट करके अपना प्रोडक्ट डेवलप करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे, वो जो कस्टमर है उसकी नीड कैसे जनरेट होगी? उसकी इनकम के आधार पे, और इनकम के आधार पे कस्टमर को क्या किया गया है? सेगमेंटेड। क्या किया गया है? सेगमेंटेड। सबसे पहले 2 से 10 लाख रुपए जो कस्टमर कमाते हैं, जो भी लोग 2 से 10 लाख रुपए कमाते हैं, उन्हें कहा जाता है मास मार्केट। क्या कहा जाता है दोस्तों? मास मार्केट। 10 से 50 लाख जिनकी आय है उन्हें कहा जाता है मास अफ्लुएंट, थोड़े धनाढ्य, भीड़ में से थोड़े धनाढ्य। 50 से 400 लाख रुपए तक जो कमाते हैं दोस्तों, उन्हें सुपर एफ्लुएंट कहा जाता है। 400 से 4,000 लाख वाले जो हैं उन्हें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कहा जाता है। 4,000 से 1,20,000 लाख वाले जो इनकम कमाते हैं उन्हें सुपर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कहा जाता है। और 1,20,000 लाख से ऊपर जो कमाते हैं उन्हें अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कहा जाता है। सो अब इस आधार पे जैसी जिसकी इनकम होगी वैसे ही उसकी प्रोडक्ट की नीड होगी। अब वो नीड कैसे जनरेट होती है? तो मैस्लो थ्योरी के आधार पे। किसके आधार पे? मैस्लो साहब आए थे और उन्होंने 5 प्रकार की नीड बताई थी, तो उनको भी अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। द फंडामेंटल अजम्पशन अबाउट कस्टमर फॉर बिल्डिंग रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट। तो जो जब भी कोई बैंक कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को तैयार करता है तो कुछ अजम्पशन करके तो करेगा। अजम्पशन फंडामेंटल उठाए जाते हैं। तो सबसे पहला फंडामेंटल अजम्पशन है कस्टमर आर डिफरेंट। कस्टमर अलग अलग है। नीड ऑफ द कस्टमर आर ऑल्सो डिफरेंट। कस्टमर की नीड भी अलग अलग है। ईच कस्टमर विल हैव डिफरेंट एंड यूनिक नीड। हर एक कस्टमर की डिफरेंट और अद्वितीय नीड है। द नीड रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर फॉर फाइनेंशियल सर्विस विल बी यूनिक। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर क्या कहते हैं? कस्टमर कैन बी ब्रॉडली ग्रुप टुगेदर बेस्ड ऑन देयर
नीड पिरामिड, यही मैं बताने जा रहा था। कस्टमर की अगर आप ग्रुप्ड करोगे तो उनको उनकी नीड पिरामिड के आधार पे आप ग्रुप कर पाओगे। कस्टमर कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर बिकॉज ऑन देयर इनकम, एज, ज्योग्राफी, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, वोकेशनल, जेंडर एंड फैमिली साइज, इस आधार पे भी आप कस्टमर को ग्रुप कर सकते हैं। कस्टमर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कैन बी डेवलप्ड फॉर अ सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव एलिमेंट टू सेटिस्फाई मोस्ट ऑफ द नीड। अब आप अगर इंडिविजुअल कस्टमर के लिए कोई प्रोडक्ट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आप ऐसा कॉम्बिनेशन बना दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट का लाभ उठा पाए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों। प्रोडक्ट कैन सर्विस कैन बी स्ट्रक्चर्ड ऑन नीश बेसिस विद इन वन और एनी ऑफ द अबव एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं मैस्लो थ्योरी पर। किस पे आ जाते हैं? मैस्लो थ्योरी। मैस्लो साहब ने 5, जो मैस्लो साहब का नीड पिरामिड है वहां पर 5 प्रकार की नीड बताई हैं। सबसे पहले होती है फिजियोलॉजिकल नीड, दूसरी होती है सेफ्टी नीड, तीसरी होती है लव एंड बिलोंगिंगनेस, चौथी होती है स्टीम नीड और पांचवी होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो इन्हीं 5 नीड के आधार पे बैंक ने भी अपने क्या डेवलप किए हैं? प्रोडक्ट। क्या डेवलप किए? प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं दोस्तों? प्रोडक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड है ना, यहां पर कोर बैंकिंग अकाउंट, कोर सेविंग अकाउंट आ जाता है। यहां पे क्या आ जाता है? कोर सेविंग अकाउंट आ जाता है, पर्सनल अकाउंट आ जाता है, हाउसिंग लोन आ जाता है। यानी अगर हम बात करें तो जो फिजियोलॉजिकल नीड है वहां पे कोर सेविंग अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, एक्सीडेंटल कवर और हाउसिंग लोन, ये 3 प्रोडक्ट आते हैं। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूं एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो सेफ्टी नीड को सेटिस्फाई करेगा? तो यहां पे जितने भी प्रोडक्ट लिखे हैं, जितने भी प्रोडक्ट ये सब लिखे हैं, ये सब सेफ्टी नीड को सेटिस्फाइड करेंगे। रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट प्रोडक्ट, एंडाउमेंट प्रोडक्ट, लो प्रीमियम, लॉन्ग टेन्योर एंड जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, हाई मैच्योरिटी अमाउंट है ना, टैक्स प्लानिंग, बैंकिंग, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, अब इसके साथ सोशल नीड वाले प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? वहां पे कंज्यूमर लोन आ जाता है, ठीक है दोस्तों, पर्सनल लोन आ जाता है, होम लोन आ जाता है, कार लोन आ जाता है, लोन फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, है ना, इंश्योरेंस कवर अब टैग, इंश्योरेंस कवर टैग 2 अब लोन, इन लोन के साथ इंश्योरेंस कवर भी जुड़ जाता है, रिटेल गोल्ड कॉइन, यानी अब यहाँ पे आप समाज में अपनी भौकाल दिखाना शुरू कर रहे हैं वो सभी प्रोडक्ट। इसके बाद आ जाता है स्टीम नीड। स्टीम नीड में स्पेशल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट आ जाते हैं, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट, है ना, सेकंड हाउसिंग लोन और होम इंप्रूवमेंट और डेकोर लोन, और सबसे आखिरी में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वहां पे आपको पेंशन लोन, रिटायरमेंट प्लान, है ना, सीनियर सिटीजन डिपॉजिट स्कीम या डिपॉजिट प्रोडक्ट। तो ये आपकी 5 नीड होती हैं जो कि मैस्लो थ्योरी के हिसाब से, और इन्हीं 5 नीड के अकॉर्डिंग बैंक अपने प्रोडक्ट डेवलप कर देता है। ठीक है दोस्तों, अब कस्टमर रिक्वायरमेंट अबाउट सर्विस क्वालिटी, कस्टमर रिक्वायरमेंट की बात करेंगे सर्विस क्वालिटी के साथ। ठीक है, अब सर्विस क्वालिटी की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले कस्टमर को क्या चाहिए? टेंजिबल्स, टेंजिबिलिटी चाहिए। यानी वो जो भी प्रोडक्ट बैंक बेच रहा, पहले तो उसे ये एहसास हो कि हाँ ये भाई फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक, जैसे बैंक की ब्रांच टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना। तो अपीयरेंस ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, है ना, इक्विपमेंट, पर्सनल एंड कम्युनिकेशन मटेरियल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद रिलायबिलिटी की बात करें, अरे जैसे बैंक अपने सेविंग अकाउंट के साथ क्या देता? पासबुक देता, एटीएम देता, तो इसको टेंजिबिलिटी फील होती कस्टमर को। फिर आ जाता है रिलायबिलिटी, एबिलिटी टू परफॉर्म द प्रॉमिस सर्विस डिपेंडेबली एंड एक्यूरेटली। देखो भाई, आपने बैंक के कस्टमर से, अगर आप बैंकर हैं तो आपने कोई प्रॉमिस किया, अगर आप उस प्रॉमिस को सही समय पर और एक्यूरेटली निभाते हैं तो रिलायबिलिटी बढ़ती है। ठीक, वेयर एन ऑफिसर सेज दैट अमाउंट विल बी सैंक्शन विद इन 2 days, अगर किसी बैंक ऑफिसर ने कहा कि आपका अमाउंट 2 दिन में सैंक्शन हो जाएगा, तो भाई 2 दिन में हो जाए। अगर 2 दिन में हो जाता है तो वहां पर कस्टमर के का विश्वास अपने बैंक पे बढ़ जाएगा, तो इसे कहते हैं रिलायबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिवनेस, तो आपके अंदर ये क्षमता, ये इच्छा होनी चाहिए कि अगर कस्टमर हमारे पास आता है तो हम उनकी सेवा मतलब हाथ पैर नहीं, सेवा का मतलब है कि उनको जो भी प्रोडक्ट चाहिए है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, विलिंगनेस टू हेल्प कस्टमर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगर हम बात करें अश्योरेंस, तो सबसे पहले अश्योरेंस में आता है कंपिटेंस। देखिए क्वेश्चन आता है कि विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्विस क्वालिटी, और वहां पे इनमें से ऑप्शन लिख देगा, तो इट इज दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ सर्विस क्वालिटी, अश्योरेंस इज द पार्ट ऑफ सर्विस क्वालिटी एंड दीज आर द पार्ट ऑफ अश्योरेंस। ठीक है, सो कंपिटेंस,
पोजेशन ऑफ रिक्वायर स्किल नॉलेज टू परफॉर्म सर्विस, यानी आपके पास सभी प्रोडक्ट की सही जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि अगर कस्टमर आपसे पूछे तो आप उनको पूरी तरह जानकारी दे पाए, दैट इज कॉल्ड कंपिटेंस। फिर होता है कस्टी यानी शिष्टाचार, आपकी बातों में, आपके व्यवहार में, कम्युनिकेशन में पोलाइटनेस, रिस्पेक्ट, कंसिडरेशन झलकना चाहिए। फिर आ जाता है क्रेडिटिबिलिटी, ट्रस्ट वर्दीनेस, है ना, ट्रस्ट वर्दीनेस, ट्रस्ट पैदा हो जाए आपके ऊपर। फिर इसके बाद होता है इम्पैथी, इम्पैथी में सबसे पहले एक्सेस, अप्रोचेबिलिटी एंड ईज ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी आपसे लोग बात करना चाहें, आपकी मतलब आपको अप्रोच करें, ऐसी आपकी पर्सनैलिटी हो। कम्युनिकेशन, पता चला आपके पास किसी रीजनल लैंग्वेज के क्षेत्र के बैंक में आप काम कर रहे हैं और वहां पर कोई रूरल व्यक्ति आता है जिसे इंग्लिश और हिंदी का ज्ञान उतना अच्छा नहीं है, तो आप जब उनसे बात करें तो आप कोशिश करें कि उनसे उन्हीं की भाषा में बात करें जिसको वो प्रेफर कर रहे हैं। इसीलिए रीजनल लैंग्वेज में के क्षेत्र में इसकी समस्या आती है। तो कोशिश, अब जैसे मान लीजिए कस्टमर है वो हिंदी में बात कर रहा है और आप इंग्लिश में, तो वो नहीं समझ पा रहा। सो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज ये तो बाद में आएगी, सबसे पहले जरूरी है कि कस्टमर को समझ में तो आए हम क्या बोल रहे हैं, तो जिस भाषा में वो समझ पा रहे हैं उनको हम उसी भाषा में सिखाने का प्रयास करें। अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, कस्टमर को समझें। फिर आ जाता है अगला, वैल्यू कस्टमर हिज बिजनेस एंड टाइम, है ना, आपका कस्टमर ही तो आपका बिजनेस है, और अगर आप कस्टमर को टाइम देंगे तो बिजनेस आएगा। प्रोवाइड सोल्यूशन नॉट एक्सक्यूजेस, अगर किसी भी कस्टमर के पास क्वेरी है तो उस क्वेरी का आपको क्या देना है, आंसर, उसको एक्सक्यूज नहीं देना है। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर क्वेरीज एंड कंसर्न। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ये थी हमारी यूनिट, एक बार सम अप कर लेते हैं। कस्टमर सेगमेंट में जब आपने पढ़ा था तो मास मार्केट आपको मिलता है, मास अफ्लुएंट, ये मास है दोस्तों, ये मास अफ्लुएंट मिलता है, सुपर अफ्लुएंट, हाई नेटवर्थ, सुपर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, इनकी आय के आधार पे। कस्टमर आर डिफरेंट एंड देयर नीड, कस्टमर अलग अलग होते हैं और उनकी नीड अलग अलग होती है। तो इसके लिए मैस्लो साहब ने अपनी थ्योरी दी है, और मैस्लो साहब की थ्योरी के अनुसार फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, स्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ये 5 नीड बताई गई हैं, और बैंक इन्हीं 5 नीड को टारगेट करके अपने प्रोडक्ट ऑफर करता है इन्हीं कस्टमर ग्रुप्स को। ठीक है, सर्विस क्वालिटी ऑफ द बैंक में सबसे पहले टेंजिबिलिटी की बात होती है, फिर रिलायबिलिटी की बात होती है, रिस्पॉन्सिवनेस की बात होती है, अश्योरेंस की बात होती है, एम्पैथी की बात होती है, वैल्यू टू द कस्टमर की बात होती है, प्रोवाइड सोल्यूशन टू द कस्टमर नॉट एक्सक्यूज, और अंडरस्टैंडिंग कस्टमर क्वेरीज एंड कंसर्न। ठीक है दोस्तों, तो ऑल दीज, इनमें से कोई भी ऑप्शन आ जाए सर्विस क्वालिटी आप टिक करेंगे, इसके अलावा कोई भी नाम होगा सर्विस क्वालिटी आप टिक नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये थी आज की हमारी क्लास, जो एक समरी थी यूनिट नंबर 5 ओवरऑल और मॉड्यूल बी की पहली यूनिट। तो इस क्लास के जो भी नोट्स पीडीएफ हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल JIIB CIB वाला पे मिल जाएंगे, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, बस आपको क्लिक करना है, ज्वाइन करना है और पीडीएफ ले लेना है, और हेडफोन लगा के क्लास को रिवाइज भी कर सकते हैं। तो यहीं पर हम अपनी क्लास को देंगे विराम, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।